हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर हमारा जो 13 था, टेस्ट नंबर 13 का ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने 12 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उसके अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएँ, ठीक है। आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वो सारे के सारे वीडियो इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। और मैं अब कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो ला पाऊँ, ठीक है। तो डेली का डेली हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ताकि इधर के हम कंटिन्यू कर लें विजन के। उसके बाद जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे करंट अफेयर के, और साथ साथ शुरू करेंगे जो इनसाइट के हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग इसमें सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को इनसाइट और करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए हो तो बता देना, तो नहीं सॉल्व करेंगे। अगर चाहिए हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा आप लोग बताएंगे मैं वैसा कर लूँगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हेल्थ भी हमारी ठीक हो रही है, और बहुत लोगों ने कहा कि अच्छे रहिए सर, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हाँ, वो ध्यान तो रखता हूँ यार, लेकिन थोड़ा कभी कभी हो जाता है ना। तो ये मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो कौन कौन से ये विदेशी थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी कॉटन, ठीक है। सेकंड है कि अल्फ्रेड वेल, और थर्ड है जॉर्ज यूले। तो इन तीनों ने आपको देखने को मिला था, इन तीनों ने हमारे जो INS था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की है। तो इसमें देखो जॉर्ज यूले हैं, इन्होंने फोर्थ अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में 1988 में, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। अल्फ्रेड वेब ने की थी, ये आपको देखने को मिलेगी 1894 में, ठीक है। और ये 1904 में हेनरी कॉटन ने की थी। तो ये चारों के चारों लोग थे जिन्होंने जो इसकी अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसके साथ साथ प्रथम महिला भी थी जो एनी बेसेंट, ये भी विदेशी ही थी। 1917 में इन्होंने इसका अधिवेशन किया था, ठीक है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आत्मीय सभा है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, और प्रार्थना समाज है, ठीक है। तो देखो इसमें आत्मीय सभा की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा 1814 में, ठीक है, 1814 में। और ये जो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। और ये रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण मिशन है, ये विवेकानंद द्वारा 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये प्रार्थना समाज की ये आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है, इन्होंने 1867 में इसकी स्थापना की थी। तो अगर इसको कालानुक्रम में लगाया जाए तो आत्मीय सभा की पहले सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 नंबर का प्रार्थना समाज 1867, और फिर आर्य समाज है, और रामकृष्ण परमहंस है, ठीक है, मतलब रामकृष्ण मिशन है। तो ये चारों के चारों हमारा डी ऑप्शन सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें कहा गया कि अंग्रेजों के निम्नलिखित कार्यों में से किसने भारतीयों के बीच असंतोष में योगदान दिया, जिसके कारण 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें व्याप्तगत का सिद्धांत है। सेकेंड है कि सिपाहियों को अतिरिक्त विदेशी सेवा भत्ते के भुगतान से इनकार। और थर्ड है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नील विद्रोह का क्रूर दमन। तो इसमें देखो ये तो पॉइंट हमारा नहीं इसमें शामिल था, जो विद्रोह हुआ था इसमें देखो व्याप्तगत सिद्धांत था। और ये जो सिपाहियों को अतिरिक्त विदेशी सेवा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता था, ठीक है, भारतीय जो सिपाही होते थे। और साथ साथ ये चर्बी वाले जो कारतूस आए थे, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस थे, तो ये मतलब ये भी एक कारण था। ये तो एक तात्कालिक कारण हो गया था, इसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और बहुत से कारण इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। तभी ये मतलब ये सैनिक विद्रोह देखने को मिला था। तो हमारा इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 54 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो संगठन दिए हुए हैं और आंदोलन है, साथ साथ उनके संस्थापक कौन है ये बताना है। तो हमारा देव समाज की तो श्री नारायण गुरु, और धर्म समाज की बात करें तो राधाकांत देव, और राधा स्वामी आंदोलन की बात करें तो तुलसीराम, ठीक है।
तो देखो ये तुलसी राम ने राधा स्वामी जो आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, और धर्म सभा जो थी इसकी राधाकांत देव ने की थी। लेकिन ये जो देव समाज था इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, ना कि श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 इसमें सुमेलित है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 55। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज, मतलब द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज जारी की गई थी, तो किसके द्वारा जारी की गई थी ये? तो ए ऑप्शन है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है। सेकेंड है कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। थर्ड है हमारा सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN। और फोर्थ है हमारा प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष यानी WWF द्वारा, ठीक है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है हमारा, UNEP ने इसको जारी किया था। और इसका मतलब मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें 20 करोड़ छात्रों को पर्यावरण हितैषी बनाना और उनका जो हरित जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए ये मतलब द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नॉजेज प्रकाशित की गई थी UNEP द्वारा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वह केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, और सेकेंड है कि उनके प्रगतिशील सामाजिक विचारों को उनकी पत्रिका तहजीब उल अखलाक के माध्यम से प्रचारित किया गया था। थर्ड है कि उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। तो अगर इनके बारे में बात की जाए, जो सर सैयद अहमद खान थे, तो इन्होंने देखो पहली बार तो इनको मतलब केंद्रीय विधान परिषद में ये सदस्य भी थे, और इनका जो सामाजिक विचार है जो मतलब शिष्टाचार और नैतिकता पर आधारित थे, तो ये तहजीब उल अखलाक के माध्यम से प्रचारित किए गए थे। और इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, और इसी को आगे चलकर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें कहा गया कि बहराम जी एम मालाबारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए नाइटहुड को अस्वीकार कर दिया था, और सेकेंड है कि उनके प्रयासों में सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया, और वह इंडियन सस्पेक्टर के संपादक थे। इंडियन इंस्पेक्टर के संपादक थे, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, तो गाइज इसको समझ लेना, थोड़ा सा मतलब टंग स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा माइंड मत करना। तो इसमें बताना कि कौन से बहराम जी एम मालाबारी के संबंध में सही हैं कथन। तो ये देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इनको जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था, वो उन्होंने नहीं लिया था। और उन्हीं के समय में ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था, और ये इंडियन इंस्पेक्टर के जो संस्थापक भी थे, ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 58 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव थे। तो फर्स्ट है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में ग्रामीणीकरण और शहरों का पतन, और थर्ड है कि भारी एवं पूंजीगत वस्तु उद्योग की अनुपस्थिति, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही थे ब्रिटिश शासन के संबंध में, तो देखो इसमें जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि शहरों का मतलब जो वो मतलब भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था, ताकि जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सके, ठीक है, पैसे कमाया जा सके, टैक्स लगाया जा सके। और ये जो ग्रामीणीकरण और शहरों का पतन कर रहे थे, ताकि लोग ज़्यादा विकसित ना हो पाएँ, और जो भारी पूंजी का उद्योगों की अनुपस्थिति, क्योंकि ये लोग उद्योग में जो मतलब जो इंडस्ट्री थी उसमें ह्यूज मात्रा में कुछ मतलब पैसे को नहीं लगाते थे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें ऑपरेशन ग्रीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य केवल टमाटर, प्याज और आलू जैसी सब्जियों के संगठित विपणन को प्रोत्साहित करना है। सेकेंड है कि यह बागवानी विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है।
तो इसमें देखो ये जो कहा गया है, इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन ग्रीन था पहले ये केवल टमाटर प्याज और आलू के लिए था, लेकिन अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत सभी फलों और सब्जियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। ठीक है, और ये जो बागवानी विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना है तो ये गलत है, ये मतलब खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत परियोजना है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 1946 से 47 के तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका नेतृत्व बंगाल किसान सभा ने किया था, और सेकेंड है कि बटाईदारों की मांगों की जांच करने के लिए फ्लाउड आयोग की स्थापना की गई थी, और उसने इनके पक्ष में अनुशंसाएं की थी। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें जो फ्लाउड आयोग बनाया गया था इसमें क्या था कि जो भूमि राजस्व आयोग था, ठीक है, उसी को फ्लाउड आयोग की मतलब फ्लाउड आयोग के नाम से जाना जाता था। उसमें भूमि के बारे में मतलब भूमि राजस्व आयोग था, तो उसमें भूमि के बारे में सारी चीज़ें थी, उसी के बारे में जांच करने के लिए किया गया था, ना कि बटाईदारों की मांगों का इसमें किया गया था। और ये जो बंगाल नेतृत्व किसान सभा थी, ठीक है, इसी के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो किसान मोर्चा था, ठीक है, इसी के द्वारा ये चालू किया गया था। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड हमारा गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 61। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रुद्रम वन है, तो ये रुद्रम वन क्या है इसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है हमारा स्वायत्त मानव रहित वायुयान है, सेकेंड है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है और आर्टिलरी गन है, या फिर डी ऑप्शन मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रुद्रम वन जो है ये भारत की पहली मतलब फर्स्ट स्वदेशी जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये स्वदेश मतलब इंडिया में ही निर्मित की गई है, स्वदेशी है। ठीक है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसका काम क्या होता है कि ये मतलब दुश्मन को ढूंढ कर मतलब रडार या संचार स्थलों या अन्य रेडियो जो उत्सर्जक होते हैं उनको लक्ष्य साधकर मतलब ढूंढकर उसको ध्वस्त कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और इसे बनाया गया है डीआरडीओ की एक ये आपको जो हैदराबाद की लेबोरेटरी है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछती है, और ये करंट के है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 62। इसमें निजाम उल मुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है उसने हैदराबाद रियासत की स्थापना की थी, उसने दिल्ली के मुगल सम्राट से खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और थर्ड है कि उसने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण का सक्रिय समर्थन किया था। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ये नादिर शाह का उसने कभी भी समर्थन नहीं किया था, वो मुगल शासकों का जो मुगल शासक दिल्ली में जिसका राज्य होता था उसी का ये मतलब समर्थन करता था, और ये नादिर शाह का इसने विरोध किया था। ठीक है, और ये सेकेंड स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि खुले तौर पर कभी भी इसने अपना स्वतंत्र शासक नहीं मतलब घोषित किया था, लेकिन हाँ व्यवहार में वो स्वतंत्र शासक का भूमिका अदा करता था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, लेकिन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि उसने जो हैदराबाद रियासत की स्थापना की थी, जो जिसे ही निजाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, केवल एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा 63। इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि आईएनसी के गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत वेडर वर्न द्वारा लिखित एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी से उभरा था। ठीक है, सेकेंड है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आरंभ से ही सामाजिक सुधारों को अपनी कार्यसूची के एक भाग के रूप में लिया था, और थर्ड है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के आरंभिक वर्षों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष उसी क्षेत्र का होता था जहां अधिवेशन आयोजित किया जाता था। तो ये देखो गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं था, उसमें जिस क्षेत्र में जो मतलब अधिवेशन होना था तो उस क्षेत्र का तो होता ही नहीं था उसमें, तो ये तो मतलब कंडीशन थी कि उस क्षेत्र का कोई भी अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो ये उनके मतलब एजेंडे में शामिल था। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और सेकंड वाला जो कहा गया है कि इसमें सामाजिक सुधारों को अपनी कार्यसूची का एक भाग लिया था, तो नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ये जब गांधी जी की जब एंट्री हुई है 1917 से, ठीक है, 1917 से, तब इसमें थोड़ा सा मतलब इसको चालू किया गया था। उसके बाद 1934 में इसमें जो है एक सोशल एक शाखा भी बनाई गई थी जो सामाजिक कल्याण की बात करती थी, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा कोई इनका लक्ष्य नहीं था। तो ये तो हमारा गलत हो गया दोनों स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला सही है क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत बेडर वन द्वारा लिखित एलन एक्टेवियन ह्यूम की जीवनी पर उभरा था, ठीक है। तो ये इसके जो पहले महासचिव भी जो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके पहले सचिव भी A.O. ह्यूम ही थे, ठीक है। और इन्हीं के सहयोग से इसका गठन किया गया था। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो 2 और 3 हमारा इसमें सही नहीं है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो गया। ये दोनों सही नहीं स्टेटमेंट है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा गया कि परिवारों के सामाजिक उपभोग शिक्षा पर NSS के 75वें चक्र के सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भागीदारी का अध्ययन करना था, ठीक है। सेकेंड है कि भारत के राज्यों में केरल और बिहार की साक्षरता दर क्रमशः सर्वाधिक और निम्नतम है, ठीक है। और थर्ड है कि यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विशेष रूप से शिक्षा के सामाजिक उपभोग पर किया गया ऐसा पहला सर्वेक्षण है। तो ये गलत है, ये ऐसा पहला सर्वेक्षण नहीं है। ये जो 35वां सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है, 35वां सर्वेक्षण हुआ था 1980 में, तब पहली बार ये लॉन्च किया गया था जो मतलब सामाजिक उपयोग शिक्षा पर, जो ये NSSO का ये मतलब सर्वेक्षण था, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। और सेकेंड वाला भी गलत है क्योंकि इसमें जो केरल में है तो इसमें तो सर्वाधिक साक्षरता बताई गई है। इसमें आपको जो केरल की साक्षरता दर है इसमें 96.2% है, ठीक है। लेकिन जो सबसे कम बताई गई है ये बिहार की नहीं, ये आपको आंध्र प्रदेश की है, जो आपको देखने को मिलेगी 66%, ठीक है। तो ये गलत हो गया ये भी स्टेटमेंट। और फर्स्ट हमारा सही है क्योंकि इसमें इसका उद्योग भारत की शिक्षा प्रणाली में 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भागीदारी का अध्ययन करना था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है और ये दोनों गलत हो गए। और इसमें जो औसत शिक्षा का निकला है, ठीक है, जो औसत मतलब शिक्षा की कितनी है भारत में, तो ये 77.7% है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ये अभी 75वां जो 75वां ये चक्र का सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट केवल इसका सही है, तो हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 65। इसमें कहा गया कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में निम्नलिखित घटनाएं घटी थी, ठीक है। तो फर्स्ट है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, सेकेंड है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, और थर्ड है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ए कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड वेलिंगटन, और ये है लॉर्ड इरविन, ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन। तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है। जो ये लॉर्ड इरविन थे इनका कार्यकाल रहा है आपका 1931 से लेकर 1936 तक, ठीक है। तो इसी के समय सांप्रदायिक जो पंचायत की ये जो घटना हुई थी ये 1932 में हुई थी, ठीक है। और ये गोलमेज सम्मेलन जो तृतीय हुआ था ये भी 1932 में हुआ था। और सोशलिस्ट जो पार्टी की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में, ठीक है। तो ये जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। तो ये कांग्रेस के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तीनों घटनाएं लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 66। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रही 5 स्टार गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य गांव में विलासिता की सुविधाओं की स्थापना करके भारत में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है। सेकेंड है कि यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, ये ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। ये आपको जो डाक विभाग है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है 5 स्टार गांव योजना, ठीक है। और इसमें क्या है कि सार्वभौमिक व्याप्ति की जो सुविधाएं सुनिश्चित कराना है, जैसे कि बचत बैंक या
जो बचत बैंक खाता हो गया या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया या लोक भविष्य निधि हो गया, ऐसी योजनाएं हैं उनका समेकन किया गया है इसमें, ठीक है, ताकि लोगों को उन सुविधाओं का पूरी तरीके से जानकारी हो और उन चीज़ों में वो अच्छे से अपना इन्वेस्ट कर पाएँ और वो चीज़ें उनके मतलब हित में काम कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए ये चलाई जा रही हैं। तो ये हमारे दोनों के जो मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ठीक है। सेकेंड है कि वह ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। और थर्ड है कि उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, उन्होंने लंदन में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की 1966 में, ठीक है। और ये ब्रिटिश सदस्य मतलब लिबरल पार्टी जो थी, ठीक है, उसके जो ये मतलब लिबरल पार्टी के तरफ से ये सांसद भी रहे थे ब्रिटिश में, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है ये गलत है, क्योंकि जो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये इसकी जो स्थापना जो इस पुस्तक को लिखा था रमेश चंद्र ने, और इन्होंने जिसमें धन निकासी का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने, ये थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया था कि जो पर कैपिटा इनकम जो इंडियन की उस समय थी वो 20 रुपया प्रति है, ठीक है, प्रति 20 रुपया है, ठीक है। तो इसका इन्होंने इसमें उजागर किया था इसी सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। तो ये मतलब हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला फर्स्ट वाला हमारा गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसमें रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इस अधिनियम में भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के अधिकार को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। और सेकंड है कि इसमें इसने समस्त ब्रिटिश प्रजा पर मुकदमा चलाने में सक्षम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। और थर्ड है कि इसने राजनीतिक मामलों पर प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया गया। तो ये गलत है। इस समय ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना नहीं की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आया था उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, क्योंकि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के अधिकार को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई थी इसी एक्ट के द्वारा, और ब्रिटिश प्रजा पर मुकदमा चलाने में सक्षम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसी में किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि सुधार एवं विकास के संचालन के लिए वैश्विक सूचकांक GIRG पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य कई अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों का उपयोग करके विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी करना है, ठीक है। और सेकेंड है कि भारत में नीति आयोग सुधार का संचालन करने के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में प्रगति की निगरानी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि इसका जो ये मतलब सुधार एवं विकास के संचालन के लिए वैश्विक सूचकांक जो जारी किया जाता है ये इसीलिए किया जाता है कि सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी करना, और नीति आयोग इसमें मतलब सुधारों का संचालन करने के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में प्रगति की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इसमें ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन विषयों को इसके अंतर्गत परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ईज क्या है, ईज पहले देख लेते हैं। तो ईज अभी ये ईज 2.0 लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये मतलब बैंकिंग सुधार के लिए बात करता है। तो इसमें ईज का मतलब है इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस के बारे में बात करता है, कि उसमें शामिल है कि जिम्मेदार बैंक की प्रणाली हो, ठीक है, और ये ऋण उठाव हो प्रणाली हो, और शासन और मानव संसाधन हो, ठीक है। लेकिन इसमें ऋण की वसूली शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड वाला हमारा गलत है, क्योंकि इसमें ऋण की वसूली शामिल नहीं की गई है, ठीक है। तो बैंकिंग प्रणाली को ये दुरुस्त करने के लिए किया गया है, तो इसका स्टेटमेंट हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।
ताकि बैंकिंग प्रणाली को और सशक्त बनाया जा सके। इसीलिए तो देखो मर्जर किया जाता है, बैंकों का मर्जर किया जाता है ताकि कम बैंकें होंगी तो उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, उसका कर्मचारी वर्ग उसको कम किया जा सकता है, जिससे जितना भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें जो उसका भुगतान करना पड़ता है सैलरी के रूप में, तो उसको भी कम किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि पंडित रमाबाई निम्नलिखित संगठनों में से किससे जुड़ी थी? तो शारदा सदन ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड है हमारा आर्य महिला समाज और मुक्ति मिशन। ठीक है, तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों के तीनों सही है, क्योंकि शारदा सदन और आर्य महिला समाज की स्थापना और मुक्ति मिशन की स्थापना, इन तीनों में इनका योगदान रहा है और इन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 72। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा योयो टेस्ट संबंधित है। तो ए ऑप्शन है खेल कूद और फिटनेस से, सेकंड बी है कि कोविड-19 के निदान से, सी है कि स्वर राज्य और गायन क्षमता से, और डी है कि अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष अभियानों से। ठीक है, तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, खेल कूद और फिटनेस से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ खिलाड़ियों से इसके बारे में चर्चा की थी और फिर फिटनेस, ये मतलब खेल कूद और फिटनेस मूवमेंट योयो टेस्ट आरंभ किया था। ठीक है, तो ये योयो टेस्ट में जो लोग विफल होते हैं तो उन पे मतलब कार्रवाई करने के लिए ये मतलब किया जाता है कि उनको खेल से बाहर किया जाए या मतलब उनके लिए कुछ दूसरा ऑप्शन क्रिएट किया जाए। ठीक है, इसलिए ये चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सीमित करने वाले विभिन्न विनियमकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कानून दिए हुए हैं और प्रतिबंध दिए हुए हैं कि किस कानून के अंतर्गत किसमें जो प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, तो इसका देखो लाइसेंसिंग विनिमय जो लाइसेंसिंग विनिमय था 1823 का, तो इसमें राजद्रोह सामग्री प्रकाशन पर देशी भाषा की जब्ती। ठीक है, सेकेंड है वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम 1878, तो इसमें लाइसेंस के बिना प्रेस का संचालन दंडनीय अपराध है। ठीक है, और थर्ड है हमारा कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, तो इसमें सभी प्रकार के समाचार प्रकाशनों पर सख्त सेंसरशिप का आरोपण। और फोर्थ है समाचार पत्र संकटकालीन अधिनियम 1931, तो इसमें प्रांतीय सरकारों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार में जो दमन करने के लिए जो किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो बात की जा रही है, तो देखो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है, क्योंकि थर्ड में जो कहा गया है कि समाचार पत्र अधिनियम 1910, तो इसमें सभी प्रकार के प्रकाशनों पर सख्त सेंसरशिप का आरोपण कर दिया गया था। ठीक है, और ये सेकेंड फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें भी कहा गया है कि संकटकालीन शक्ति अधिनियम जो 1931 आया था समाचार पत्र पर, तो इसमें प्रांतीय सरकारों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार पर दमन करने के लिए किया गया था। ठीक है, लेकिन जो ये लाइसेंसिंग नियम था, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि लाइसेंसिंग विनिमय 1823 था, तो इसमें कहा गया था कि जो ये लाइसेंस के बिना प्रेस का संचालन दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ये कहा गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 का, तो इसमें कहा गया था कि राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन करने पर देशी भाषा प्रेस की जो जब्ती हो जाएगी, कि अगर मतलब कोई देशी भाषा में इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करता है तो उस पर राजद्रोह लगाया जाएगा और उसका जो भी प्रेस का जो मटेरियल होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसे जो है ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं और थर्ड एंड फोर्थ सही है, सुमेलित है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। तो इसमें कहा गया है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें कहा गया है कि इस प्रणाली के अंतर्गत कंपनी किसी भी प्रकार के विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध भारतीय राज्य की रक्षा करती थी। और सेकेंड है कि इसके साथ भारतीय राज्यों के बीच सीधे संपर्क के सभी मार्ग बंद हो गए और कंपनी अंतर्राज्यीय विवादों के मध्यस्थ बन गई। ठीक है, और थर्ड है कि जो ये सहायक संधि करने वाले राज्यों को अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट स्वीकार करना पड़ता था। और जो ये कहा गया है कि फोर्थ वाला, इसमें कहा गया है कि मैसूर अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो ये तो गलत है हमारा, क्योंकि मैसूर नहीं था, ये हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि पर स्वीकार किया था, उसके बाद मैसूर में किया गया था। ठीक है, तो ये तो गलत है और ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि वेलेजली की जो ये सिद्धांत था जो सहायक संधि का, इसमें इसी मतलब जो ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करना पड़ता था और कोई भी जो कंपनी और राज्य विवादों के मध्य मध्यस्थता का
ये सीधे संपर्क मार्ग स्थापित हो जाता था, ठीक है। मतलब सीधे जो संपर्क के सभी मार्ग बंद हो जाते थे, वो कंपनी उसको मतलब विवादों को सुलझाती थी, ठीक है। और ये कंपनी किसी भी प्रकार के शत्रुओं के विरुद्ध राज्य की रक्षा करती थी, ये मतलब वो अपना वादा करती थी, ठीक है। तो एक और दो तीन स्टेटमेंट सही है, फोर्थ हमारा गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित आयोगों में से किसने केंद्रीय बैंक की स्थापना की अनुशंसा की थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाना था, ठीक है। तो मुंडी मैन समिति, हिल्टन आयोग, हिल्टन यंग आयोग और बटलर आयोग और हार्टोंग आयोग, ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही, जो यंग आयोग था इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक कहा गया था, ठीक है। और ये 1924 में आपको देखने को मिली थी, 1924-25 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यूरोपीय शक्तियों और उनकी पहली फैक्ट्री, ठीक है। तो कहाँ कहाँ किसकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो पुर्तगाली कालीकट, ठीक है, फ्रांसीसी पौंडीचेरी और अंग्रेज मुसलीपट्टनम और डेनिश हैं त्रावणकोर, ठीक है। तो देखो डेनिश तो त्रावणकोर में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी, अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में की थी, उसके बाद इन्होंने सूरत में की थी, ठीक है। और ये जो फ्रांसीसी थे इन्होंने पंडिचेरी में नहीं, इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और पुर्तगाली कालीकट में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1, 3 और 4 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 77। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में CSIR CMERI कई नवीनीकरण ऊर्जा चालित उत्पाद विकसित करने में संलग्न रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है जो लगभग 10 टन कार्बन उत्सर्जन बचा सकता है, ठीक है। और सेकेंड है कि इसने बड़े खेतों के लिए सौर ऊर्जा चालित छिड़काव का विकास किया है जो 100 मीटर की त्रिज्या दूरी तक कीटनाशकों का छिड़काव कर सकता है। तो देखो ये गलत है, ये 100 मीटर की त्रिज्या का नहीं है, ये 1 से 1.5 मीटर, ठीक है, 1 से 1.5 मीटर की त्रिज्या की दूरी वाला कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसने जो CSRI और CMERI द्वारा जो है, इसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है जो लगभग 10 टन कार्बन उत्सर्जन को बचा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कहा गया है कि शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसने पाश्चात्य शिक्षा के शिक्षण को सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य घोषित किया है। और सेकेंड है कि इसने निम्नतम स्तर पर गाँव में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। थर्ड है, इसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया है, ठीक है। तो इसमें जो बात की जा रही है चार्ल्स वुड डिस्पैच में, तो ये सारे के जो सारे स्टेटमेंट है ये सही हैं, क्योंकि इन्होंने महिला शिक्षा को पहली बार बढ़ावा दिया था, ठीक है। और निम्न स्तर पर जो प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की बात की थी, और जो पाश्चात्य शिक्षा के शिक्षण को सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य घोषित किया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स विज वुड जो सॉरी वुड डिस्पैच जो था, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो ये आई थी योजना, ये शिक्षा के लिए ही आई थी भारत में, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए सामाजिक विधायन और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सती प्रथा का उन्मूलन है फर्स्ट। सेकेंड है हमारा कि कन्या शिशु हत्या को गैर कानूनी बनाना और विधवा पुनर्विवाह का विधि मान्यीकरण और दास प्रथा समाप्त करने का विधान, ठीक है। तो देखो ये दास प्रथा का विधान की बात करें तो ये आया था आपको 1833 में, ठीक है। और ये जो विधवा पुनर्विवाह की बात की जा रही है तो ये आया था 1856 में। और ये जो हमारा शिशु कन्या हत्या को गैर कानूनी बनाने की जब बात की गई थी तो ये 1804 में गैर कानूनी किया गया था। और जो ये सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था तो ये 1829 में किया गया था, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑर्डर में लगाएं तो हमारा देखो 2 1 4 3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे। ठीक है, तो बहावी आंदोलन, फराजी आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। तो ये तीनों के तीनों जो चारों के आंदोलन है, ये चारों आंदोलन आपको पुनरुत्थानवादी आंदोलन की बात करते हैं, क्योंकि ये अपने पुराने जो मतलब पुराने जो इनके पैरामीटर थे, उन्हीं पैरामीटर पे ये बात करते थे कि हम अपने जो मतलब कास्ट, समाज या धर्म को उत्थान करेंगे उसके आधार पर। ठीक है, तो ये बहावी आंदोलन, इसके तो सैयद अहमद बरेलवी ने इसकी स्थापना की थी, और फराजी आंदोलन था, इसे हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। ठीक है, और देवबंद आंदोलन जो था तो इसका मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगहोरी ने की थी। ठीक है, और ये अहमदिया आंदोलन था तो इसकी मिर्ज़ा गुलाम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। तो इसमें कहा गया है कि उन्होंने जनवरी 1830 में सती की सदियों पुरानी हिंदू प्रथा का उन्मूलन करने हेतु सरकारी विनियमन का विरोध करने के लिए एक संघ का गठन किया था। संघ का प्रमुख सार्वजनिक अंग बंगाली समाचार पत्र समाचार चंद्रिका था। उपयुक्त परिच्छेद में किसका वर्णन किया गया है ये बताना है। तो केशव चंद्र सेन है, श्यामा चंद्र दास हैं, राधाकांत देव हैं और शिवनारायण शास्त्री हैं। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो ये राधाकांत देव थे। ठीक है, इन्होंने ही इसका मतलब जो सती प्रथा को समाप्त किया गया था उसका विरोध किया था, लेकिन जो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिवर्तनों में कौन से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किए गए थे। तो फर्स्ट है कि विधायी शक्तियों को बम्बई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों में निहित किया जाना था। ठीक है, सेकेंड है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, और थर्ड है कि पुलिस, शिक्षा सेवाओं आदि को बनाए रखने के लिए प्रांतीय सरकारों को निश्चित राशि दी गई थी। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये ऐसा कोई प्रोविज़न इसमें नहीं किया गया था, इसमें कोई राशि नहीं दी गई थी। और ये जो आया था पुलिस सुधार और शिक्षा सुधार सेवाओं के लिए, तो ये तो 1870 का जो ये मियो संकल्प था उसके अंतर्गत लागू किया गया था। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, क्योंकि इसमें विधायी शक्तियों को बम्बई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों में निहित किया जाना था, और जो वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व भी शामिल हुआ था। उसमें देखो भारतीय भी शामिल हो सकते थे, और जो आधे व्यक्ति थे, जो कार्यकारी परिषद थी उसमें आधे व्यक्ति जो थे मतलब 1/2, तो ये क्या थे कि विदेशी और भारतीय दोनों हो सकते थे। ठीक है, गैर कार्यकारी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 83। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबद्ध थे। तो फर्स्ट है कि महादेव गोविंद रनाडे, सेकेंड है केटी तैलग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो इससे देखो महादेव गोविंद रनाडे ने तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ये 1867 में, तो ये तो उससे संबंधित नहीं थे, लेकिन ये केटी तैलग और बदरुद्दीन तैयबदी और इसके साथ साथ फिरोज शाह मेहता इससे संबंधित थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से, और इसकी स्थापना 1862 में की थी। ठीक है, तो ये हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 84। इसमें कहा गया है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो गाइज देखो, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। तो इसको आप लोगों को टिक करना है, गोला करना है या कैसे भी करना है, लेकिन इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन इंडियन एसोसिएशन के बारे में, तो इसमें आनंद मोहन बोस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे। ठीक है, सेकेंड है कि इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु घटाने के विरोध में अखिल भारतीय सिविल सेवा आंदोलन का आयोजन किया था, और थर्ड है कि हमारा 1883 में इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता की थी, और फोर्थ डी है कि इसने लॉर्ड रिफन के वायसराय के काल के दौरान गठित किया गया था। तो ये गलत है, रिफन नहीं, इस समय इन कार्यकाल था लॉर्ड लिटन का। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में थे, तो यही हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसकी स्थापना की थी जो 1876 में इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस और इनके कुछ अन्य सहयोगियों के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो ये डी वाला ऑप्शन इसमें गलत हो गया, वही सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 85, इसमें कहा गया कि वर्ष 1895 के वेलवी आयोग का उद्देश्य था। तो ए ऑप्शन है कि केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करना। सेकेंड है कि भारत और भारतीय राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार करना। और सी है कि भारत में अनुचित या अत्यधिक व्यय की जांच करना। और फोर्थ है हमारा कि जो भारतीय सिविल सेवा समस्याओं का जो भारतीय सिविल सेवा की समस्याओं का अध्ययन और रिपोर्ट करना। ठीक है, तो इसमें देखो सी ऑप्शन सही है। ये भारत में अनुचित और अत्यधिक व्यय की जांच करने के लिए ये वेलवी आयोग 1895 में गठित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कहा गया कि हाल ही में आरंभ की गई आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के लिए वित्त पोषण प्रदान करके भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं स्टार्टअप में अनुसंधान और नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करने में का प्रयास करता है। ठीक है, और सेकेंड है यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं कुछ मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज है ये इन्हीं दोनों के लिए किया जा रहा है, ताकि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से किया जा सके। और इसमें जो इसरो तो है ही है, इसरो के साथ साथ इसमें रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मंत्रालय भी शामिल हैं। ठीक है, ताकि इनको इन क्षेत्रों में विशेष तौर पे अच्छे से काम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा गया कि रहनुमाई मजदायसन सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि रहनुमाई मजदायसन सभा का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक दशा का पुनरुत्थान करना था। और सेकेंड है कि रफ्त गुफ्तार नामक दैनिक समाचार पत्र ने रहनुमाई मजदायसन सभा के संदेश का प्रसार किया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 1925 के समय। ठीक है, जो रहनुमाई मजदायसन की सभा है इसकी स्थापना की गई थी 1925 नहीं, सॉरी, इसकी 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें दादा भाई नौरोजी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। ठीक है, और ये धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन सही हो गया, दोनों के दोनों सही थे। और रफ्त गुफ्तार था ये जो दैनिक समाचार पत्र, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा ही निकाला गया था। नेक्स्ट है 88, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नरम पंथियों की मांगे थी। तो फर्स्ट है कि शाही ढांचे के अंतर्गत सीमित स्वशासन। ठीक है, सेकेंड है कि ब्रिटिश में सैन्य व्यय को पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन किया जाए। और थर्ड है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त का विस्तार किया जाए। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की जगह स्थायी बंदोबस्त के विस्तार की मांग कर रहे थे और शाही ढांचे के अंतर्गत सीमित स्वशासन की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा था जो ब्रिटिश सैन्य व्यय है उसको दोनों जो ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार दोनों के साथ साथ मतलब साझा किया जाना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि जो सैन्य खर्चा होता था ये केवल भारत के मतलब भारत से ही ये निकाला जाता था। तो इसी को मतलब वो कह रहे थे कि साझा किया जाए, उसको समान दर पर उसका खर्च किया जाए। ठीक है, इसीलिए ये मतलब विरोध कर रहे थे इसका। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, इसमें कहा गया है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कलकत्ता मदरसा संस्कृत कॉलेज जैसे आरंभिक संस्थानों की स्थापना भारतीय भाषाओं और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए की गई थी। और सेकेंड है कि राजा राम मोहन राय ने बंगाल के प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना का में सक्रिय जो समर्थन किया था। तो ये गलत है। इन्होंने जो प्राच्य महाविद्यालय था बंगाल का, इसमें इन्होंने इसका घोर विरोध किया था। इन्होंने बम्बई, मद्रास और जो बंगाल का जो संस्कृत विश्वविद्यालय थे उनका समर्थन किया था, लेकिन इसका जो है विरोध किया था। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कलकत्ता मदरसा संस्कृत कॉलेज जैसे आरंभिक संस्थानों की स्थापना भारतीय भाषाओं और धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए की गई थी। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, और सेकेंड है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम गैर भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये सही है, ये विदेशी एक महिला थी जिन्होंने 1917 में
इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये कलकत्ता में। और ये जो सरोजनी नायडू थी, इन्होंने 1925 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी, ये प्रथम महिला थी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 91 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार, इसमें ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित किसान विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये नील आंदोलन है, मोपला आंदोलन है और बारदौली सत्याग्रह है, ठीक है। तो ये नील विद्रोह हुआ था, ये 1859-60 में देखने को मिला था, ठीक है, सैनिक विद्रोह के तुरंत बाद। और मोपला ये हुआ था 1921 में हुआ था, ठीक है। और ये बारदौली सत्याग्रह हुआ था, ये 1928 में हुआ था, ठीक है। तो इनको कालानुक्रम में लगाएं तो हमारा 1, 2 और 3, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 92। इसमें कहा गया कि भारतीय संस्कृत इतिहास के संदर्भ में पत्तदाम किसे संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह पर आरोपित किए गए कर को, ठीक है। सेकेंड है कि धार्मिक आयोजनों पर आरोपित किए जाने वाला कर। और सी है हमारा कि सी है बाल विवाह पर आरोपित किया जाने वाला कर। और डी है जघन्य अपराधों के लिए आरोपित किया जाने वाला जुर्माने को, ठीक है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, जो विधवा पुनर्विवाह पर आरोपित किया जाने वाला कर था, ठीक है। और ये जो कुछ क्षेत्रों में लागू था, जो ये पेशवा थे, मराठा के जो पेशवा थे, उनके द्वारा ये लागू किया गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 93। इसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गठित राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेकेंड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मद्रास महासभा, ठीक है। तो इसमें देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी जो प्रारंभ में, मतलब 1885 के प्रारंभ में की गई थी, ठीक है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये दिसंबर में 1885 में की गई थी। और ये जो मद्रास महासभा की स्थापना है, ये 1884 में की गई थी। तो इसकी अगर कालानुक्रम में इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो 1884 मतलब 3, 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 3, 1 और 2, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। तो इसमें कहा गया कि 94, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत में सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो अधिनियम और नीतियां दी हुई हैं और उनके प्रावधान दिए गए हैं कि कौन से किसके प्रावधान थे, ठीक है। तो इसमें देखो 1813 का चार्टर एक्ट, तो भारतीयों में विज्ञापन के ज्ञान को बढ़ावा देना, ठीक है। सेकेंड है कि शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913, तो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता दी गई। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है। तो इसमें निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो, इसमें देखो पहला स्टेटमेंट तो हमारा जो है सही है, क्योंकि चार्टर एक्ट जो 1813 आया था उसमें भारतीयों में विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, ठीक है। पहली बार शिक्षा पर बात की गई थी, ठीक है। और सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है हमारा, क्योंकि इसमें नीति, जो शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव जो 1913 था, उसे जो है अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया था कि जो भारत में अशिक्षा है उसको जो है समाप्त करने के लिए हम नीतियों का पालन करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन उसका अनिवार्य सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत हो गया। और थर्ड वाला भी सही है हमारा, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो आया था उसमें निजी जितने भी कॉलेज थे उनको विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाने की बात की गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है हमारा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 95। इसमें कहा गया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में उत्पीड़न आयोग मद्रास को नियुक्त किया गया था, जो मतलब टॉर्चर कमीशन था, ठीक है, जो मद्रास में आयोजित किया गया था, मतलब उसका स्थापना की गई थी, तो उसके बारे में बताना है। तो इसमें देखो फर्स्ट है कि सिपाही विद्रोह के उत्पीड़न के आरोपों को जांच करने हेतु, ठीक है। सेकेंड है कि वन क्षेत्रों में आदिवासियों को बेदखल करने के लिए बल प्रयोग की जांच करने के लिए, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि साहूकारों द्वारा वृक्षारोपण करने वाले श्रमिकों के उत्पीड़न को रोकने की जांच करने के लिए। और डी है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा रैयतों को कर भुगतान करने के लिए विवश करने के लिए उत्पीड़न के संदर्भ में जांच करने के हेतु, ठीक है। तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में उत्पीड़न आयोग का गठन इसीलिए किया गया था क्योंकि स्थानीय अधिकारियों द्वारा रैयतों को कर भुगतान करने के लिए विवश करने के लिए उत्पीड़न के संदर्भ में जाँच करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 96। इसमें कहा गया है कि
हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सरोद पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजनाओं मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान तंत्र है। और सेकंड है कि इन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं, क्योंकि ये जो केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ताकि इन विवादों को समाधान किया जा सके और उनका पंजीकरण कर उनको स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, मतलब डी नहीं, सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 97 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू करने की घोषणा की है। तो फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, सेकेंड है कि भारतीय रिजर्व बैंक, थर्ड है नीति आयोग और वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। ये जो रिजर्व बैंक है इसने डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 98। इसमें कहा गया कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव हाल ही में जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। एक व्यापार समूह है जिसमें निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये भारत है, चीन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें देखो आपको जो जापान तो इसमें शामिल ही है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीन शामिल है। इसमें चीन और अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिपक्षीय ये मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है। ठीक है, ये तीन देशों के साथ मिलकर होगा। तो हमारा एक और चार स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 99। इसमें कहा गया कि विधान परिषदों के सुधार के संदर्भ में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान प्रारंभ किए गए थे। तो फर्स्ट है कि इसने केंद्रीय प्रांतीय विधान केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों के आकार में वृद्धि की है। ठीक है, सेकेंड है कि सदस्यों को मतदान करने और वार्षिक बजट पर चर्चा करने पर अधिकार प्रदान किए गए हैं। और थर्ड है कि प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, तो इसमें देखो जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों के आकार में वृद्धि की गई थी। और थर्ड भी सही है, क्योंकि प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ किए गए थे। लेकिन जो ये कहा गया सेकेंड में, तो इसमें देखो वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था इसमें। ठीक है, तो मतदान का अधिकार उसके बाद में दिया गया है, तो ये गलत है, इस एक्ट में नहीं दिया गया है। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट आज का क्वेश्चन है। तो इसमें खरीफ फसलों को भारत में इनके आच्छादित क्षेत्रों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आच्छादित क्षेत्र मतलब कितने हेक्टेयर में किसकी फसल को उगाया जाता है, उसके बारे में बात करना है। तो इसमें देखो तिलहन दिया हुआ है फर्स्ट, और गन्ना है, चावल है, जूट है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है। ये लगभग 402 लाख हेक्टेयर। ठीक है, लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो तिलहन है, ठीक है, तिलहन की खेती लगभग 195 लाख मिलियन हेक्टेयर पर की जाती है। और उसके बाद गन्ने की बात करें तो गन्ने की लगभग 52 मिलियन हेक्टेयर पर। ठीक है, और ये जूट है इसकी 7 मिलियन हेक्टेयर पर। ठीक है, तो ये हमारी मतलब अगर इसको हम व्यवस्थित करें तो सबसे ज़्यादा चावल है, तिलहन है, फिर गन्ना है, जूट है। तो हमारा 3 1 2 4 3 1 3 1 2 4। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें मोटे अनाज भी हैं, उनकी भी मतलब क्षेत्रफल वो सेकेंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को खरीफ फसलों को याद रखना है, क्योंकि ऐसे ये अभी इनका क्षेत्रफल बढ़ा है। पहले जो ये चावल का क्षेत्रफल हुआ करता था ये लगभग आपको देखने को मिला था 397 के करीब। ठीक है, तो ये अभी बढ़ा है, तो ये न्यूज़ में है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब क्रम में लगाने के लिए पूछे जाते हैं। और इस बार तो आप लोगों ने देखा ही था कि एग्रीकल्चर के कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो एग्रीकल्चर पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए।
बेशक अगर क्वेश्चन आए तब तो हमको उसको टैकल करना ही है, अगर नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, जानकारी तो होनी चाहिए, इसको हम आंसर राइटिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आप लोग थोड़ा सा देख लेना, और पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही गई है, और अगर उस वाले ग्रुप पे देखो मैं भेज दूंगा, जो दूसरा वाला ग्रुप है, ठीक है, तो उस पर भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग परेशान ना होइए, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छा से तैयार हो जाएगा, और 2-3 बार इसको आप लोग जो देख लेंगे ना वीडियो को, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब तक पेपर होगा तब तक टाइम भी है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है, ऐसे मत जाइएगा, 1 सेकेंड लगेगा बस लाइक करने में। लाइक करते हो तो वीडियो प्रमोट भी होता है, और लोगों तक वो ज़्यादा, मतलब यूट्यूब उसको प्रमोट करता है तो ज़्यादा जगह तक पहुंच जाता है वो, ठीक है। और आप लोग प्लीज़, आपसे विनती है आप लोगों से कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है जिसको चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो उनको ज़रूर इसको प्रोवाइड कराएं। मेरी यही इच्छा है कि जो लोग इससे वंचित हैं, इन चीज़ों को नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये मतलब मैं इनिशिएटिव चला रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनको भी चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब है बेचारे, चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती उनको हैं, ठीक है, तो उनके लिए है, ठीक है। तो यही आपसे विनती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो 1,000 तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। और सारा अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों की अगर कृपा रही तो और अच्छे से हम बढ़ के जाएंगे, बहुत जल्द हम 2,000 का आंकड़ा पार करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब में, ठीक है। तो ये आप ही लोगों का प्यार है और आप लोगों की मोहब्बत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।